अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। आज प्रोग्राम में मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगी, मैं कई प्रोग्राम इस टॉपिक पर कर चुकी हूं। कई दर्दनाक कहानियां आपको सुना चुकी हूं, कई बार मुल्क के रखवालों को झंझोड़ चुकी हूं, लेकिन फिर वही अजियत, वही दरिंदगी, चेहरे और किरदार बदल कर सबके सामने, मेरे सामने आ जाते हैं। आज एक बार फिर मुझे औरत नामा इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसी माशरे में छोटे छोटे मासूम बच्चे भी रेप का शिकार होते हैं। लेकिन मुझे औरतनामा इसलिए पढ़ना पड़ेगा कि आज मुझे किसी ने एहसास दिलाया कि मैं गलती पर हूँ, मैं औरत हूँ। मर्दों के माशरे में फिर हवा की बेटी होने पर नोहा करूँगी, लेकिन मैं क्या करूँ, औरत तो मैं हूँ। लुट जाऊँ, रुल जाऊँ, बेआबरू हो जाऊँ, गलती तो मेरी है। मैं घर से क्यों निकलती हूँ, मैं मर्दों के साथ क्यों पढ़ती हूँ, मैं अपने घर वालों की किफ़ालत क्यों करती हूँ, मैं बाप के न होने पर बच्चों के लिए बाप का साया क्यों बनती हूँ, मैं छोटी सी बच्ची अगर हूँ तो फ्रॉक क्यों पहनती हूँ, मैं मुकम्मल लिबास में भी दरिंदा आँखों को बेलिबास क्यों दिखाई देती हूँ, मैं खेलने की उम्र में भी क्यों क्यों खेलती हूँ, मैं कुछ बनना क्यों चाहती हूँ, मैं क्यों सोचती हूँ कि शहर के मुहाफिज मेरी हिफाजत करेंगे, मैं क्यों अपने बाप का फ़ख्र बनना चाहती हूँ, मैं क्यों अपने भाई का मान बनना चाहती हूँ, मैं बेटी पैदा ही क्यों हुई हूँ। नाज़रीन, मैं क्यों ये बात भूल जाती हूँ कि मेरा मज़हब मुझे औरत के सारे हुकूक देता है, लेकिन मेरा माशरा मुझे सिर्फ वो कमज़ोर शय समझता है जो जैसे हत्ते चढ़े वैसे इस्तेहसाल का शिकार हो। गलती मेरी है, मैं औरत क्यों हूँ। आज ये औरत नामा, औरत का नोहा एक बार फिर अपने प्रोग्राम में पढ़ूंगी। कोशिश करूंगी कि झंझोड़ सकूं उन ज़मीरों को जो कहते हैं कि औरत है, गलती इसकी है। नाज़रीन, आज तो मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि इस माशरे में मुझ समेत हर माँ, बहन, बेटी, बीवी कहाँ महफूज है। कल मैं कराची की एक 6 साला बच्ची के रेप और कत्ल पर प्रोग्राम कर रही थी। आज मैं एक माँ के लिए फरियाद कर रही हूँ जिसे उसके मासूम बच्चों के सामने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया, इसी माशरे में जहाँ मैं आप रहते हैं। इसी माशरे में, ऐसा माशरा जहाँ डायपर पहनने वाली एक 8 महीने की मासूम सी बच्ची से लेकर अधेड़ उम्र तक की कोई औरत महफूज नहीं है। आप इसे इंसानी माशरा कह सकते हैं। लोगों की इस सोसाइटी को अगर मैं जहन्नुम कहूँ, ताफ़ुन ज़दा कहूँ, वहशतनाक कहूँ, बदबूदार कहूँ, तो क्या ये गलत है? जहाँ ना बच्चे महफूज हैं, न बच्चियाँ, जिसका दिल करे उठाओ, मारो, पीटो, हवस मिटाओ, कत्ल करो, या फिर मौत से बदतर जिंदगी जीने के लिए जिंदा लाशें बना दो। लाहौर मोटरवे पर आज से 2 रोज़ पहले रात के वक्त जिस खातून को दरिंदगी का निशाना बनाया गया है, वो पेट्रोल ख़त्म होने पर अपने रिश्तेदारों के आने का इंतज़ार कर रही थी। उनके साथ उनके मासूम बच्चे भी थे। डाकुओं ने गाड़ी पर हमला करके शीशे तोड़े, बच्चों और माँ को यरगमाल बनाकर करीब खेतों में ले गए, खातून की आबरू रेजी की, नकदी, जेवरात, ATM कार्ड लेकर फरार हो गए। उस खातून पर जो गुजरी, चलिए छोड़ दीजिए वो। एक लम्हे के लिए नाज़रीन तसव्वुर करें ज़रा, जिन बच्चों के सामने उसकी माँ की आबरू रेजी की गई हो, उनके नन्हे जहनों पर क्या क़यामत गुजरी होगी। और हर रोज़ ये क़यामत गुजरेगी उन बच्चों पर, उनके जहनों पर। वो माँ हर रोज़ मरेगी, उसका जीना, घर वालों का सामना करना, कहीं आना जाना, जब तक उसकी सांसें चलेंगी ये अजाब उसके साथ चलेगा। वाक़ई का मुकद्दमा सरदार शहजाद नामी शख्स की मुद्दत में मुकद्दमा दर्ज हुआ है, जिसे FIR में खातून का रिश्तेदार लिखा गया था। लेकिन बरतानवी खबर रसा इदारे के मुताबिक, अब आप ज़रा संजीदगी का आलम देखिए, इतना संजीदा ये केस, इतना तकलीफ दह ये केस हो गया। अब आप संजीदगी का आलम ज़रा आगे देखते जाइए कि ऐसा ये बरतानवी खबर रसा इदारा बता रहा है कि जब उन्होंने जो मुद्दई है उससे राब्ता किया तो ये साहब, इनको तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये साहब इस बात से, इस वाक़े से लाइम थे। अगर वाकई ऐसा है नाज़रीन, तो ये तो एक भयानक गलती है। एक अनजान रागीर जो वहाँ से गुजर रहा होगा गालिबन, उसकी मुद्दत में
इतना संगीन मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुज़िश्ता 3 माह में थाना गुजरपुरा की हुदूद में ही इज्तिमाई ज़्यादती का ये दूसरा वाक़या है। इससे कबल जुलाई में भी एक क्लिनिक पर काम करने वाली लड़की को भी इसी तरह से सेम यही एपिसोड थी। खेतों में ले गए थे, दरिंदगी का निशाना बनाया था उसे और इसी तर्ज पर उससे मोबाइल और नकदी लूटी थी। क्या ये कोई मुनज़्ज़म गिरोह है जो एक ही इलाके में एक ही तरीके से कार्रवाई कर रहा है? वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है। इस नोटिस का हाल भी सानेहा साहिवाल जैसा ना हो। ये वाक़या क्या था, कैसे हुआ, ये मेरी ज़बानी जितना मैं आपको सुना सकी, जितना समेट कर मैं आपको सुना सकी, मैंने सुनाया। लेकिन CCPO लाहौर उमर शेख साहब, पूरा मसला आपने 1 मिनट में हल कर दिया। ज़्यादती क्यों हुई, क्या वजह थी, ये CCPO साहब ने जो सुनाया है, उन्होंने ही मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि मैं औरत क्यों हूँ। मुझे इस बात पर यकीन करने के लिए कि ये CCPO लाहौर हैं, ये बात कर रहे हैं, मुझे इस बात पर यकीन करने के लिए इनके इस स्टेटमेंट को 3 से 4 बार सुनना पड़ा है। नाज़रीन, मुझे अपने आप को यकीन दिलाना पड़ा है कि ये वो ओहदा अपने पास रखते हैं कि जिनका काम है लोगों की हिफाजत करना, न कि ये बताना कि ये कोई खातून थी और ये इस वक्त निकली ही क्यों, सीधा सीधा रोड ले लेती। कैसे मैं अपने आप पर कंट्रोल करके आपसे ये पूछूं कि सर कोई शर्म है आपके पास, कोई हया है आपके पास? मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे कि ये वाकया किसी दुश्मन की बेटी के साथ भी ना हो। लेकिन अगर ये वाकया आपके किसी अजीज के भी अजीज की बेटी होती तो क्या आप उसके लिए भी इसी तरह की बात करते? उसके लिए भी आप इसी तरह का सवाल करते कि कैसे आपने तो वक्त ही गलत चुना, रात के वक्त निकल गई, सीधा सीधा रोड लेती? कोई शर्म इन्होंने ये बात करके अल्लाह जाने महसूस की भी है या नहीं की। लेकिन जिन तमाम लोगों ने ये बात सुनी है, महसूस की है, वो यकीनन इस चीज़ पर तकलीफ में है कि ये CCPO साहब हैं। ये सोशल मीडिया पर कोई नौजवान लड़के नहीं हैं जो बैठ के कोई भी किसी भी किस्म के कोई कमेंट कर दें। तो आपसे मैसेज नहीं मांगा गया था, आपसे पूछा गया था कि सर अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, लेकिन सबसे पहले आपने मैसेज दिया, उसके बाद आपने कहा कि सबसे पहले तो ये मसला था और उसके बाद भी क्या पेशरफ्त हुई है, आपने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। बहरहाल मुझे फ़ारूक हबीब साहब ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको सर कैसे खुशामदीद कहूँ, इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि ये सिचुएशन क्या है, किस किस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, उसको जस्टिफाई कैसे किया जा रहा है। आपकी नज़र में जो कुछ CCPO साहब ने कहा और अब जो कुछ कहा, वो इस वाक़े को देखते हुए उनकी बात दुरुस्त है, बेहतर लगी है आपको? देखें, पहले तो ये वाक़या जो है एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और मैं समझता हूँ कि हर शख्स, पाकिस्तान का जो जी शऊर शख्स है, वो इस वाक़े की मज़म्मत भी कर रहा है और इस वाक़े के ऊपर अफसरदा भी है। अब आ जाएं आप जहाँ तक वाकई ये एक जुल्म हुआ है और जिस तरह आपने ख़ुद अपने प्रोग्राम के अंदर आपने कहा कि इसको एक्सप्लेन करने के हवाले से भी बाज़ औक़ात इंसान को समझ नहीं आती कि आप किस किस्म के जो हैं वो अल्फाज इस्तेमाल करें। असल में मामला ये है कि ये आपके ये भी इल्म में आप ख़ुद बता चुकी हैं और आप हमेशा इसके ऊपर जो है वो प्रोग्राम करती हैं। इससे पहले भी कई वाक़यात के ऊपर आपने प्रोग्राम्स किए हैं। ये ऐसा मामला है, मैं बदकिस्मती से जो हमारे माशरे की एक समझ लें कि एक बुरी पिक्चर जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि हमारे चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो हमारी ख़वातीन हैं, जो हमारे अपनी माएँ बहनें हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, जो कि हमारे इसी माशरे के अंदर जो है वो खैर महफूज है। 2 चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। मुझे ना किसी का दिफा करना है, हमें तो जो है वो मुल्ज़मान को कैफ़रे करदार तक पहुँचाना है। पहला पॉइंट तो ये है। उस हवाले से पुलिस क्या कर रही है, पुलिस उसी वक्त से मुतहरक है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वाज़ेह हदायत इसके ऊपर जो है वो जारी की हैं। 15 के करीब लोगों को इन्होंने पकड़ा हुआ है, जियो फेंसिंग की है, उनको पकड़ने के हवाले से जो तफ्तीश के जो जदीद ज़राए हैं या जो हमारे पुराने जो हमारे रूरल ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं इस किस्म के मुल्ज़मान तक पहुँचने के लिए, जो फुट प्रिंटर्स को ट्रैक करते हैं, वो तमाम ज़राए जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अभी आपके शो शुरू करने से पहले मेरी भी एक लाहौर के आला पुलिस ऑफिसर से जो है वो इस हवाले से मेरी बात हुई,
तो वो काफ़ी हद तक जो हैं इनके करीब पहुंच चुके हैं। अब यकीनन एक फारूक मामला तो साहब, है कि हम टीवी के ऊपर अगर बात आपने करें शो के इससे। शुरू होने से पहले ही आपने जो अपडेट्स ली हैं, तो ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जो यकीनन तमाम लोगों के जहनों में होंगे। प्लीज जरा इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सर, एक तो ये गालिबन मोटरवे की जो टोल होता है वहां से ये 3 किलोमीटर के फासले पर है, तो गाड़ी ने फौरन रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया? चलें ठीक है, अब इतना बड़ा वाकया हो गया, उसके बाद जो मुद्दई वहां से गुजर रहा है, जिसके बारे में जिसको कह दिया गया कि ये मुद्दई है जिसने एफआईआर दर्ज करवाई। फारूक, क्वेश्चन पूरा ले लें सर। उसको कुछ मालूम ही नहीं है कि ये वाकया क्या है। अजीजा लिखकर पूरी एफआईआर दर्ज कर ली गई। इतनी संगीन, ये तो गलती ही है, इतनी संगीन हरकत। देखें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुल्ज़मान को ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा, इबरत का निशान भी बनाया जाएगा, कैफ़रे किरदार तक बनाया जाएगा, और इन्हीं आपके टीवी कैमराज जो हैं उस चीज़ को दिखाएंगे भी और आप उसे रिपोर्ट भी करेंगे। जहाँ तक आपने बात की, अगर देखें ये वो इलाका है जो अभी रिसेंटली जो है एक बाईपास भी जो है वो डेवलप हुआ है, लाहौर को हमारे अटैच करता है काला शकाकू इस्लामाबाद मोटरवे को, और यही अटैच करता है सियालकोट मोटरवे को भी। अगर आप इसके इर्द गिर्द देखें तो इसके इर्द गिर्द आबादी नहीं है, इसके खेत हैं, जंगलात टाइप के दरख्त हैं, ये गैर आबाद किस्म का जो है वो इलाका है। और रात के उस पहर में यकीनन जो है वो रात का कोई भी पहर हो, हर शहरी की जो है वो जान और माल जो है वो महफूज होनी चाहिए। इसके अंदर किसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, टाइमली कॉल चली, इसकी भी तहकीकात होंगी। जो जिनकी गफलत होगी उनको भी कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो भी हमारा प्राइमरी टास्क है, आपका भी और हमारा भी, वो ये है कि हम इन मुल्ज़मान को जो है वो फौर के ऊपर गिरफ्तार भी करवाएं। और दूसरी तरफ जो सबसे अहम चीज़ है, जब इस किस्म के मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं, मैं आज आपको टीवी के ऊपर कह रहा हूँ, देखें होता क्या है, हम भी पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप लोग भी हैं। हमें इन लोगों को नेम, अपने माशरे के अंदर इन लोगों को नेम एंड शेम करना है। हमें इन लोगों का माशरे के अंदर बायकॉट भी करना है। ऐसे वो लोग जो आपको नजर आते हैं, इनकी प्रोफाइलिंग होनी चाहिए। नादरा का डेटा मौजूद है। होता ये है कि हमारे लोग गली मोहल्लों में ऐसे वाकयात होते हैं, सर मसला ये होता है वाकयात अगर मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो भी जाते हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन इतनी, माफ कीजिएगा, घटिया और वीक होती है कि फिर आखिर में वो बरी हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अभी हालिया मैंने देखे हैं सर। मुफ्ती जुबैर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, ये इस केस का ये जो भी पहलू देखा जाए वो बड़ा अज़ियतनाक, बड़ा तकलीफ दे पहलू है। ज़रा उन बच्चों के लिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ जिनके सामने ये पूरी वारदात हुई है, उनके जहनों के बारे में ज़रा बताइएगा। वो तो इस माशरे के हर शख्स को सारी ज़िंदगी अपनी माँ का मुजरिम समझेंगे। मुफ्ती साहब, यही सूरत हाल तो है, यही तो दुख है। फिर जब इस तरह कोई मजलूम रिएक्शन पर उतरता है और उसकी आंखों के सामने जब उसकी माँ का, उसके वालिद का कीमा बना हो, चाहे वो किसी जमाने के अंदर हम बात करते थे ड्रोन की, चाहे वो साहेवाल के बच्चे हों, चाहे अब ये जो मोटरवे लाहौर टू गुजरांवाला जाने वाली खातून, इनके मासूम छोटे छोटे बच्चों के जहनी सांचे वो किस तरह से ढले होंगे, वो क्या सोचते होंगे। कल को अल्लाह ना करे जब कोई रिएक्शन आता है तो फिर हम उस रिएक्शन के टाइम पर फलसफे बिखारने शुरू कर देते हैं। हम बोलते हैं मजरिया ये है, एक्ट ये है, दफा ये है, कानून ये है। याद रखना चाहिए जब रद्द अमल और रिएक्शन आता है तो फिर वो कानून की मुशगाफियां और मेरे और आपके अहले दानिश के फलसफे नहीं सुना करता। वो रिएक्शन शिद्दत पसंदी वाला होता है, इंतहा वाला होता है। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, हादसे से और अलमियत से बढ़कर हादसा ये हुआ कि हादसे का एहसास ना हुआ। अजीब किस्म की जस्टिफिकेशन है कि वो खातून चूंकि रात के इस पहर जा रही थी इसलिए दूसरों ने उसके ऊपर हमला किया। तो कानून यही कुछ है, इंतजाम रियासत यही कुछ है, नज़्म ममलकत यही कुछ है। यानी अजीब जस्टिफिकेशन है। बैंक में डकैती, डाकुओं ने, मुफ्ती साहब, बेसिकली ये जस्टिफिकेशन नहीं है, ये एक्सेप्टेंस है अपनी नाअहलियत की, अपनी नाकामी की कि जी हम कुछ नहीं कर सके। इसी वजह से ये फैमिली जब जा रही थी तो उनके साथ, इस खातून के साथ, उनके बच्चों के सामने ये हादसा, ये सानेहा, ये अलमिया हो गया। मुफ्ती साहब, ये एक्सेप्टेंस है। समर खान भी मेरे साथ मौजूद हैं और नाज़रीन ने सोशल मीडिया पर की होगी। नाज़रीन, सिर्फ कराची, क्योंकि कल मैंने कराची की बात की, अब मैं ये लाहौर मोटरवे की बात कर रही थी, और पाकिस्तान के शायद कोई भी शहर
ऐसे दरिंदों से महफूज नहीं है। समर खान अपनी कहानी मुझे खुद ही बताएंगी कि उनके साथ क्या हुआ है। हैरेसमेंट के वाकयात हो रहे हैं, ज्यादती के वाकयात हो रहे हैं, अल्लाह जाने हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। समर, जरा बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि आपके साथ वाकया क्या हुआ था, उसके लिए आपने कुछ किया है, कोई FIR वगैरह कटवाई है, पुलिस के पास गई हैं आप? जी, नॉर्मली मैं ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ इस्लामाबाद, हाइकिंग और साइकिलिंग, क्योंकि कोरोना के बाद अभी दोबारा एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। और ये मेरे साथ साइकिल पे पहला वाक़या नहीं है, ये दूसरी तीसरी दफ़ा मेरे साथ हुआ, और इस्लामाबाद कैपिटल में ही हुआ है कि या तो बहुत सुबह के टाइम और या शाम को। अक्सर लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि आप, किसने कहा था रात को 12 बजे से, तो ये 12 बजे की वीडियो नहीं है, शाम 7-8 बजे की है। मैं घर से वापस आ रही थी, एक TV चैनल को इंटरव्यू दे के, और आपको पता है शूट में देर सवेर हो जाती है। तो जब मैं आ रही थी, और ये बिल्कुल परेड ग्राउंड इस्लामाबाद वाली जो रोड है, जो उसके बाइकिंग लेन है मेन रोड पे, बिल्कुल फैज़ाबाद वाला ब्रिज बिल्कुल सामने था 5 मिनट दूर, और मैं अपनी बाइकिंग लेन पे साइकिल चला रही थी अपनी स्पीड से। एक मोटरसाइकिल वाला स्लो पीछे आ रहा था। आई थॉट कि उसके बाइक ख़राब होगा या कुछ होगा। 2 मिनट बाद मुझे अपनी बैग पे हाथ फील हुआ। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा बैग है या क्या। जब मैंने साइड पे देखो, बंदा आगे आया हंसते हुए, तो उसने ग्रॉप किया मुझे, बाकायदा हरास किया, और ही वॉज इंजॉइंग इट। मैंने जब हाथ बढ़ा के उसको पकड़ना चाहा तो बाइक भगा के ले गया आगे। मैंने स्पीड बढ़ाई अपनी साइकिल की, जितना मैं स्पीड में जा सकती थी, ताकि मैं उसका नंबर प्लेट वगैरह देख सकूं, लेकिन बहुत अंधेरा था और बाइक की बहुत छोटी नंबर प्लेट होती है, तो मैं पढ़ नहीं पाई। ये चीज़ मेरा बहुत एक रहा है कि काश मैं उसे पकड़ लेती है, नंबर नोट कर लेती। जहाँ पर आज जिस जगह की आप बात कर रही हैं, वहाँ पर CCTV कैमरास वगैरह मौजूद हैं, उससे हेल्प ली जा सकती है। क्या पता चल सकता है कि वो कौन शख्स था कि जिसकी बुनियाद पर फिर आप कंप्लेन तो फाइल करें। मैंने सुना कि सेफ सिटी कैमरास हैं इस्लामाबाद में जगह जगह। तो मेरी DC साहब से आज सुबह ही बात हुई है, उन्हें मैंने कंप्लीट डिटेल्स बताई है, टाइम बताया है उस इंसिडेंट का कि 8 बजे के लगभग हुआ है, इस स्पॉट पे हुआ है, और उस बंदे का हुलिया बताया है सारा। तो अगर कैमरे में कुछ कैप्चर हुआ है तो डेफिनेटली वी माइट गेट समथिंग। ठीक। समर, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में साथ मौजूद थी, आपका भी बेहद शुक्रिया। अल्लाह से दुआ ही की जा सकती है, क्योंकि मुहाफिज़ों का तो ये हाल है कि वो हमें ही बता देते हैं कि गलती हमारी थी, रात को 3 बजे निकली क्यों थी, या रात को 2 बजे घर से निकली क्यों थी। फ़ारूक हबीब साहब, आप मेरे साथ ही मौजूद हैं, ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगी, नवाज शरीफ साहब के मामले पर बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। आपको नवाज शरीफ ने खुद को अदालत के सामने सरेंडर नहीं किया, उन्हें इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है। अल-जीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत हुई है। अदालत ने अहम कानूनी सवाल उठाया। तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं, क्या ऐसे किसी शख्स को सुनने का हक दिया जा सकता है? अदालत ने कहा कि अगर नवाज शरीफ अस्पताल में दाखिल होते तो बात अलग थी। एक और अहम सवाल हाईलाइट किया गया है ना, जिस डॉक्टर की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है वो अमेरिका के हैं, जबकि मियां साहब उस वक्त बरतानिया में हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ को वापस लाने की कोई कोशिश न करना सबूत है कि उनके बाहर होने से सरकार को कोई सरोकार नहीं है। यही बात हम भी 2 दिन से उठा रहे हैं। वफाक क्यों बैकफुट पर आ गया है, कदम पीछे चला गया है? क्यों वफाक ने बयान हल्फी के मुताबिक खुद से मियां साहब की तबीयत का मालूम नहीं किया? इस सेगमेंट पर बात करने के लिए मुझे फ़ारूक हबीब साहब, इरफान कादिर साहब और मलिक अहमद खान साहब ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब, सबसे पहले तो सर मैं आप ही की जानिब आ जाती हूँ। अदालत की जानिब से सर ये बड़ा अहम सवाल उठाया गया है कि नवाज शरीफ साहब ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है सर वो अमेरिका के डॉक्टर की है, जबकि वो बरतानिया में है। तो ये क्या मामला है? क्योंकि वो तो लंदन इसलिए गए थे ना कि वहाँ के डॉक्टर्स से इलाज करवाना था। नहीं, देखिए उनकी कंसल्टेशन जो है, वो जो डॉक्टर की रिपोर्ट आई है वो ऑब्वियसली कंसल्टेशन किसी डॉक्टर के साथ भी हो सकती है। ये ऑब्वियसली वो उनके जो मुआलिज हैं उन्हीं की रिपोर्ट है। अब अगर वो बेस्ड है यूनाइटेड स्टेट्स में तो इससे व्हाट डिफरेंस इट मेक्स, कोई फर्क पड़ता है? सर ये काम तो पाकिस्तान में भी बैठकर हो सकता था। अगर लंदन जाकर भी अमेरिका के डॉक्टर्स को रिपोर्ट्स भेजनी पड़ रही हैं तो
देखिए ये क्योंकि उनकी जब यहाँ से लंदन जाने की जो वजह थी वो ये थी कि उनकी काफी कॉम्प्लिकेटेड हार्ट की पहले कोई इंटरवेंशंस हुई हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर्स का ये ख्याल था कि जिन डॉक्टर्स ने ये पहले की हैं उन्हीं की राय के मुताबिक मजीद उनके इलाज के लिए उनसे रब्ता किया जाना चाहिए। तो कोई भी डॉक्टर यहाँ पे उनकी कोई और इंसर्टिव प्रोसीजर नहीं करना चाह रहा था। उनका ये ख्याल था कि जिन्होंने पहले किया है वही बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। तो इस बुनियाद पर वो बाहर गए थे और अगर फर्दर उन्हें वहाँ पे किसी चाहिए हो और वो डॉक्टर बेस्ड हो यूनाइटेड स्टेट्स में तो देयर इज नो हार्म इन इट। उनको लेना चाहिए जो बेहतरीन इलाज मिल सकता है उसके लिए कोशिश। सर नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत की जानिब से जमानत में तौसी न करने को चैलेंज करने जा रहे हैं? देखिए मेरी इतला के मुताबिक तो वो जरूर चैलेंज करनी चाहिए और ये मेरा ख्याल पार्टी के अंदर इस बात पे कंसेंसस भी है कि क्योंकि वो ऑर्डर जो है बिल्कुल ब्लेटेंटली ऑन द फेस ऑफ इट इज एन इलीगल ऑर्डर और उन्होंने विदाउट कंसिडरिंग द ट्रू फैक्ट्स उन्होंने ये ऑर्डर दिया है और बड़ा बायस ऑर्डर है तो उसको तो हर सूरत चैलेंज करना चाहिए। मलिक साहब मुझे बताइए, वफाक लंदन हाई कमीशन के किसी नुमाइंदे ने नवाज शरीफ साहब से अब तक कोई राब्ता नहीं किया सर उनकी सेहत के हवाले से मालूमात हासिल करने के लिए? अगर तो हाई कमीशन के ऑफिशियल्स कोई रिपोर्ट लेने जाएंगे तो फिर तो रियलिटी आ जाएगी ना सामने। फिर ये जो नैरेटिव पुश कर रहे हैं ये कैसे होगा? ये तो सारा आपको पता है कि बेस्ड अपॉन ये अपनी बदनीति की बुनियाद पर एक गुफ्तगू करते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ करते नहीं। हमारी तो ख्वाहिश है कि हाई कमीशन के लोग जाएं और वो जाके उन रिपोर्ट्स को देखें। फारूक साहब सुन रहे हैं आप? मलिक साहब क्या बात कर रहे हैं? वफाक की तरफ से कोई राब्ता नहीं किया गया, उनकी सेहत के हवाले से मालूमात हासिल करने के लिए कोई बात नहीं की गई। सर क्यों ऐसा लग रहा है, ऐसा तासुर क्यों मिल रहा है कि बैकफुट पर आ गया वफाक? सर देखें बात यह है कि ना तो वफाक के बैकफुट पे आने का मामला है ना किसी और के बैकफुट पे आने का मामला है। मामला हमने देखना है कानून की नज़र में। अब सवाल जो है वो अदालत पूछ रही है और सवाल जो है वो अदालत इनसे भी पूछ रही है और अदालत ने जो है वो वफाक से भी सवालात पूछे हैं। अब मामला ये है, पेश तो आज इन्होंने होना था, अदालत का हुक्म तो इन्होंने नहीं माना। आप सख्त कोरोना के हालात के दौरान भी लंदन की सड़कों पर बग़ैर मास्क के चहलकदमी करने के लिए तो निकल आते हैं, कैफ़ेज़ के अंदर बैठे कॉफ़ी पीते नज़र तो आते हैं। अपनी बीमारी का जो मजाक है वो खुद तो इन्होंने बनाया हुआ है। पिछले 7 माह के अंदर अगर हमने इंसानी हमदर्दी के तहत इन्होंने अप्लाई किया सर बयान हल्फी किसी लंदन हाई कमीशन के किसी नुमाइंदे ने सर जाना था, उनकी खैरियत मालूम करनी थी, उनकी डिटेल्स रिपोर्ट्स देखनी थी ना। किरण एक मिनट, मुझे ज़रा थोड़ी बात कर लेने दें इसमें। देखें बात यह है कि आज अगर ये नहीं पेश हुए तो उसका मतलब ये है कि अदालतों के हुक्मनामों को इन्होंने हवा के ऊपर उड़ा दिया। अब यकीनन जो है वो पहले नैब अदालत उनको इश्तिहारी करार दे चुकी है। इसी अदालत ने 8 हफ्तों की इनको मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बेल दी थी, जबकि हमने तो जो है वो पैसों के साथ बाउंड की जो सिक्योरिटी बाउंड की शर्त रखी थी। हाई कोर्ट ने जो है वो एक हलफनामा ले लिया। पंजाब हुकूमत ने 27 फरवरी को सबको रिव्यू किया, इनके डॉक्टर्स को बिठाया, डॉक्टर अदनान भी बैठे। आज तो डॉक्टर अदनान भी गुमशुदा हैं, वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहे, ना प्लेटलेट्स काउंट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर तो हालत तशवीशनाक थी। अब जब ये तमाम पहलू हो चुका, ज़मानत एक्सटेंड नहीं हुई, 7 माह गुजर चुके, वज़ीर जो नवाज शरीफ साहब लंदन बैठे हैं, डॉक्टर अमेरिका के अंदर बैठा है, ये पता नहीं किस किस्म का इलाज हो रहा है, क्या इलाज करवाया जाएगा। जो इन्होंने अपना केस खुद बिल्डअप किया था उस केस को खुद इन्होंने जो है वो उस केस के ऊपर सवालात उठना शुरू हो चुके। एग्जैक्टली इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ फरूक कि इन सवालों का जवाब लेने के लिए तो आप लोगों के पास ये ऑप्शन था ना, हाई कमीशन के किसी नुमाइंदे को जाना था ना, जाके रिपोर्ट लेनी थी, चेक पूछना था। सर एक मिनट किरण, हाई कोर्ट जो हाई कमीशन का नुमाइंदा है, हाई कमीशन के नुमाइंदे ने भी ज़रूर उनके साथ जो है वो राब्ता किया होगा। नहीं किया होगा तो अदालत के हुक्मनामे के तहत राब्ता उनके साथ कर लेगा, क्योंकि हाई कमीशन को बाकायदा डायरेक्शंस दी जा चुकी हुई हैं। जो अदालत को नहीं रिपोर्ट फ्राहम की जा रही, मुझे आप ये बताएं ना, जो अदालत को रिपोर्ट फ्राहम नहीं कर रहे, जो अदालत को जो है वो अमेरिका के जज का सवाल उठा के दे रहे हैं, ये उसी तरह है
जब पनामा में जराए पूछे गए थे तो उन्होंने कतरी खत पकड़ा दिया था। अब जो है वो इलाज लंदन में हो रहा है, लेकिन जो है वो लेटर जो है अच्छा वो सर, तो इसलिए अमेरिका आप के अंदर लोगों ने बैठे डॉक्टर हथौला का रखा पकड़ाया जा हुआ रहा है है कि जो अदालत को समझ से जवाब बाहर नहीं आता दे है। रहे हैं वो फिर हमें क्या जवाब देंगे। ठीक है इरफान साहब, सर देखिए जो बात आज ये है ना, अदालत ने जी अदालत से ही मामला शुरू हुआ था ना। ठीक सर, देखिए ठीक मामला है, अदालत से ही शुरू हुआ ना। बिल्कुल ठीक है अदालत ने 8 सर। हफ्तों सर की लेकिन बेल उसके दी, बाद अदालत ने सवालात तो हुकूमत आप को लोगों की बुलाया, तरफ से उठाए जा उन्होंने रहे थे कहा ना कि सर, आप वजीर गारंटी दें आजम मियां समेत साहब यहाँ पर कैबिनेट के बचते दीगर हैं या नहीं लोग, बचते। फवाद चौधरी साहब, सर सवालात तो आप लोग ही उठा रहे थे ना सर। हमें तो ये यहाँ तक कहा गया था कि सर आप इरफान गारंटी दे साहब, सकते हैं मियां साहब की जिंदगी के हवाले से, गारंटी ना आप दे सकते हैं ना हम दे सकते हैं ना कोई अदालत दे सकती है, वो जिंदगी मौत का मामला तो अल्लाह ताला के हाथ में ठीक है, लेकिन हमने एक अच्छी इंटेंशन के हवाले से एक साफ नीयत से बाहर जाने दिया। ठीक है अब सर, जो आपका इनको आंसर आ गया। कंसेशन मिली है उसका ये हाँ। मिसयूज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आपका आंसर आ गया मियां साहब तो इरफान जुडिशियल साहब। कस्टडी में है ना, कस्टडी में किसी सर और आंसर आ गया फरूख आपका। मुजरिम को बाहर जाने की इजाजत मिली है, ठीक अगर है। इनको मिली है तो इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, वापस आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है इरफान साहब। सर अदालत ने एक और बड़ा अहम पॉइंट उठाया, जो बंदा इश्तिहारी है उसे सुनने का जी। कैसे दिया जा सकता है। परवेज मुशर्रफ केस का भी हवाला दिया है सर इरफान साहब। हाँ, परवेज मुशर्रफ साहब को भी ये कहा गया था, उसका फिर क्या बना, वो उसके उनके इश्तिहारी होने का कुछ भी नहीं बना। यहाँ पे जो बाहर गए हैं नवाज शरीफ साहब, उसमें हुकूमत ने भी उनको इजाज़त दी, उसमें अदालतों ने भी कहा कि वो बाहर चले जाएं। उसमें लाहौर हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है जिसका जिक्र अभी फरख हबीब साहब ने खुद कर दिया कि वो जो अंडरटेकिंग दी गई थी वो भी लाहौर हाईकोर्ट के ऑर्डर के तहत दी गई थी, और वो जो इन्होंने सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मांगी थी वो भी लाहौर हाईकोर्ट ने ख़त्म कर दी थी और अंडरटेकिंग ले ली थी। और अंडरटेकिंग में तो ये क्लियर लिखा हुआ है कि वो वापस कब आएंगे, और उस अंडरटेकिंग को चूंकि अदालतों ने माना है, इसलिए उस अंडरटेकिंग के खिलाफ एक ऑर्डर आया है जिसके तहत उनको अब वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है, सॉरी उनको वो डिक्लेयर किया जा रहा है कि जी वो एब्सकॉन्डर हैं। तो वो सारी बात जो है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बेमानी है। और इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनकी 3 अपीलें पेंडिंग हैं। वो तीनों अपीलें इस्लामाबाद हाईकोर्ट डिसाइड कर सकती है, वो डिसाइड कर दे। अगर उनमें इनका एक्विटल हो जाता है तो मामला खत्म हो जाता है, अगर कन्विक्शन हो जाती है तो फिर हुकूमत अगर चाहे तो इनको अपने तरीके से अगर लाना चाहे तो जो भी कानूनी तरीके हैं, जराए हैं, वो अपनाने चाहिए और उस तरीके से इनकी वापसी का फिर बंदोबस्त करना चाहिए। एसेंशली अपीलों की रेलेवेंस है, उनको सुनना चाहिए। बाकी ये जो कलेक्ट्रल छोटे छोटे इश्यूज हैं या तोशाखाना रेफरेंस है, इसकी तो कोई वक़्त ही नहीं है, क्योंकि असल जो मेन रेफरेंस है वो तो एवन फील्ड है और ये फ्लैगशिप है, और ये जो तीसरा 3 रेफरेंसेस जो है ये मेन केसेस तो ये है, इनका हुजम बहुत बड़ा है, इन पे सारा फोकस होना चाहिए इस वक्त। जी हाँ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका, फरूख हबीब आपका और मलिक अहमद खान मौजूद थे। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आती हूँ तो 2020 में कराची में एक और इमारत गिर गई है, इस पर बात करूँगी। ये साल नाज़रीन कराची वालों के लिए बड़ा भारी साल है कि मुसलसल इस शहर में इमारतें गिर रही हैं। आज कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में 4 मंजिला इमारत गिरी है जो 80 गज के प्लॉट पर बनी हुई थी। पहले ही ये इमारत ये प्लेग्राउंड की ज़मीन पर बनी हुई थी, नाक़िस मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुआ है। इस बिल्डिंग में 5 फैमिलीज़ रहती थी, जिसमें से अब तक 1 लाश और 7 जख्मियों को निकाला गया है। मलबे में मज़ीद कितने अफराद मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह हो रहा है, वहाँ पर कहाँ तक पहुँचा है, सब जानने के लिए शाहनवाज़ अली क़ादरी मौके पर मौजूद है। उनकी जानिब लेकर चलती हूँ आपको। शाहनवाज़, ज़रा बता सकेंगे, क्योंकि ये एरिया ऐसा है यहाँ पर मशीनरी आने में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, खुला इलाका है, आराम से आ सकती है मशीनरी, क्या बहुत तेज़ी के साथ ऑपरेशन हो रहा है, कितने लोग मौजूद हैं नीचे इस वक्त मलबे में? देखिए किरण, जैसे कि आपने इंट्रो में भी बताया कि शहर कराची में बिल्डिंग गिरने के वाक़यात जो है बढ़ते जा रहे हैं, और इस साल के दौरान ये चौथा वाक़या ऐसा है जिसमें बिल्डिंग गिरी हो और हलाकतें हुई हैं। गुज़िश्ता दिनों भी लियारी में भी बिल्डिंग गिरी थी, इसके अलावा रिजविया में भी गिरी थी, जिसमें 20 से ज़ायद जो है अफराद जाबाक हो गए थे। आज सुबह ये 2 बजे के करीब ये बिल्डिंग ज़मीन बोस हुई है। 4 मंजिला ये बिल्डिंग थी, इसमें 12 से 15 अफराद रिहाई पजीर थे।
यहाँ के जो इलाका मकी हैं वो बताते हैं कि इसके अंदर 8 फैमिलीज आबाद थी, 8 फ्लैट से, जिसमें से 6 जो है खाली करके चले गए थे, 2 फ्लैट के मकी इसमें रह रहे थे। बिल्डिंग जब गिरी है उसके दौरान जो है रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन के बारे में आपने कहा कि तेज हो रहा है या स्लो हो रहा है, तो ऑपरेशन तो शाम से बहुत तेज जारी है। अब तक इस मलबे से 7 अफराद को जख्मी हालत में निकाला गया है, जबकि एक बच्चा जिसकी उम्र 15 साल बताई जाती है, वकास उसका नाम है, उसकी हलाकत हुई है। रेस्क्यू का ऑपरेशन इस वक्त जारी है। गलियों की आपने बात की तो गलियां यहाँ से खासी चौड़ी हैं। रेस्क्यू के ऑपरेशन में तो कोई परेशानी नहीं है। जो पुलिस की जानिब से 4 यहाँ पर हैवी मशीनरी मंगाई गई थी, डीसी भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी विजिट किया था। दुआ इन लोगों के लिए जो इस मलबे के अंदर अभी अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे इनकी। अब मेरे साथ अली हफीज नाज़रीन साथ मौजूद होंगे, और जब ये इमारत गिरती है मैं तब सवाल उठाती हूँ कि भाई जिन इमारतों को मखदूश करार दे दिया गया है उन इमारतों से लोगों को निकाला क्यों नहीं जाता? अब कराची को किसने गैर कानूनी इमारतों का जंगल बनाया है? शहर में कितनी गैर कानूनी इमारतें तामीर की गई हैं? सामान्य नाज़रीन, महकमा बल्दियात की इंक्वायरी रिपोर्ट हासिल की है। 10 सालों में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, गौर से सुने, 97,000 गैर कानूनी तामीरात इस शहर में की गई हैं। अली हफीज मेरे साथ मौजूद है। अली हफीज, ये 97,000 गैर कानूनी तामीरात की गई हैं, जहां पर ये हजारों खानदान आबाद होंगे, उनकी जानों को मुश्किल में डाला गया है। कौन कौन से इलाके हैं जहां पर धड़ल्ले से सब कुछ हुआ है? जी बिल्कुल किरण, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमला किया है बिल्डर माफिया ने और एसबीसी के अफसरान का गठजोड़ था, पूरे शहर का हुलिया बिगाड़ के रख दिया बिल्डर माफिया ने। आगाज होता है इसका अजीज़ाबाद से, लियाकताबाद से, इसके अलावा जो है नॉर्थ नाज़िमाबाद भी जो है इस लपेट में आया। नाज़िमाबाद भी जो है बिल्डर माफिया से नहीं बचा। गुलशन इकबाल के तमाम इलाके जो है बिल्डर माफिया ने वहाँ भी जो है पंजे गाड़े। जमशेद टाउन की तमाम खूबसूरती जो है ये बिल्डर माफिया ने तबाह और बर्बाद की। लेकिन इसकी सरपरस्ती किसने की? तमाम चीजें जो है वो आया हो गई हैं, सामने आ गई हैं। महकमा बल्दियात के हुकाम ने जो है इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई, जिसमें बताया गया है कि 10 बरसों के दौरान जो है 97,000 गैर कानूनी तामीरात जो है कराची में की गई। उसमें इनलीगल फ्लोर्स हैं, पोर्शन है, यूनिट्स हैं, ये तामीरात की गई। अली, आपको आवाज आ रही है? मुझे बताइएगा, जो रिपोर्ट तैयार की है इस पे सियासी जमातों की निशानदेही की गई है? नहीं, इसमें जो है जो एसबीसीए के टाउन के डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, और ख़ास तौर पे जो सबसे अहम तरीन नाम है साबिक डीजी एसबीसीए मंजूर कादिर उर्फ काका, जिन्होंने 2009 के अंदर जो है कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कमांड संभाली। फिर उनकी फरमाइश पे जो है हुकूमत सिंध ने कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो है तब्दील किया। इनके कहने पर जो है भर्तियां की गई, और जो भर्तियां हुई एसबीसीए के अंदर जो लोग कराची लाए गए और एसबीसीए कमांड उनको दी गई। न रहे, रद्दी का टुकड़ा न रहे, कागज का टुकड़ा न रहे, बल्कि इस रिपोर्ट के आने के बाद जो कुछ गैर कानूनी तौर पर उन तमाम अनासर को, उन तमाम लोगों को सजाएं भी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया अली, आप साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन, जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट में एंकर मुरीद अब्बास और उसके दोस्त खिजर हयात के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम आतिफ जमान के भाई आदिल जमान की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल किया, आदिल जमान की जमानत खारिज की, तो मुलजिम ने अहाते अदालत से फरार इख्तियार कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम को दोबारा गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म दिया है। अदालत ने करार दिया है कि हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर करते वक्त अहम शवाहिद को नजरअंदाज किया है। आदिल जमान के खिलाफ नाज़रीन 4 गवाह और शवाहिद से साबित होता है वो कत्ल के वक्त मौजूद था। पुलिस उससे पहले भी आदिल जमान को कई माह तक गिरफ्तार करने में नाकाम थी, और अब फिर कैसे वो पुलिस के सामने अदालत से फरार हुआ है। मुरीद अब्बास की अहलिया, उनकी बेवा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पुलिस के किरदार पर सवाल उठाती भी रही हैं। क्या वाकई पुलिस ने जानबूझकर आदिल जमान को फरार होने में मदद की है? ज़ारा, आपको ऐसा लगता है? नहीं किरण, जब ये हुआ तो पहले तो ज़ाहिर मैं बड़ा परेशान हो गई थी कि वो फरार हो गया और ये क्या हुआ।
लेकिन फिर जो मेरी अपनी वकला से बात हुई तो ये बात मुझे पता चली कि एक पहली चीज़ कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो पुलिस वहाँ पे डिप्लॉयड होती है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए है और उनका काम नहीं है कि किसी भी क्रिमिनल को जिसकी बेल कैंसिल हुई है उसको ऑन द स्पॉट गिरफ्तार करे। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरे केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, मेरी उनसे भी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिस भी केस का है उसको वहां पर नहीं बुलाती कि आप आइए और आपका केस चल रहा है तो वहां पर आपका होना जरूरी है। वरना अगर अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौजूद होते, पुलिस को लेके मौजूद होते तो वो गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन वो इस बात से उनको नहीं पता था कि आज हियरिंग है और आज इस तरह से फैसला सामने आ जाएगा। तो ये जरूर है कि अब क्योंकि वो वहां से भागा है सटपटाता हुआ, वीडियो सबने देखी है जिस तरीके से वो जा रहा था, शायद वो उम्मीद इसकी नहीं लगा रहा था, लेकिन इंसाफ हुआ और मैं सुप्रीम कोर्ट की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि इस शख्स की जो है बेल कैंसिल हुई। अब ये है कि अब इसको गिरफ्तार किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जैसे ही रिजन में जो ऑफिशियल ऑर्डर्स आ जाएंगे इसको गिरफ्तार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की अब ज़रा आप शुक्रगुजार हैं कि वो आपको इंसाफ फराहम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का किरदार जिस पे पहले भी आप सवाल उठाती रही हैं, इस बार आपको उम्मीद है कि इस भागे हुए मुल्जिम को पकड़ लेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना किरण, तो सुप्रीम कोर्ट को जवाबदेह होना होगा, सुप्रीम कोर्ट को वो जवाब देंगे। क्योंकि पहले मुझे याद है और आप सबको भी पता होगा कि जब आदिल जमान गिरफ्तार नहीं हो रहा था तो कितने पापड़ बेलने पड़े थे, मुझे प्रेस क्लब के बाहर जाके एहतजाज करना पड़ा था, यहाँ वहां से मुझे इन्फॉर्मेशन उतनी मिल जाती थी जितनी वहां पर और पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। और आदिल जमान को गिरफ्तार करवाने में ऐसे बहुत सारे हाथ और लोग मौजूद थे जिन्होंने मुझे अंदर की इन्फॉर्मेशन दी कि कराची में होते हुए आदिल जमान कौन सा नंबर यूज कर रहा है, कौन सी जगह पर है, कौन उस शख्स की फाइनेंसेस देख रहा है, आतिफ जमान के, आदिल जमान के। ये सारी चीजें मुझे किसी ने, ये शायद मैंने पहले भी आपके शो पे किरण शायद मैंने बताई थी ये बात, बिल्कुल। और मैं जाके इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब वो ये कह रहे थे कराची में मौजूद नहीं, आउट ऑफ कराची। मैंने कहा कि वो कराची में ही मौजूद है और वो कराची से ही मिला और आज तक ये बात नहीं बताएगी कि वो कहाँ से बाजियाब हुआ। लेकिन वही बात है कि अब क्योंकि सुप्रीम पहले की सिचुएशन में आपकी सिचुएशन में फर्क है, उम्मीद मैं यही करूंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है, अगर नहीं गिरफ्तारी करेंगे तो दे विल बी आंसरेबल टू सुप्रीम कोर्ट। वो कैसे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को इग्नोर कर सकते हैं ना। तो उम्मीद मेरी यही है, उम्मीद मैं ये लगाऊंगी कि वो जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार करें ताकि गिरफ्तारी के बाद जो है इन लोगों पे फर्द जुर्म आयद हो और ये लोग अपनी सजा को, अपने अंजाम को पहुंचे जो ये डिजर्व करते हैं। ठीक है, ताकि जल्द से जल्द गिरफ्तारी और फिर इंसाफ का अमल आगे बढ़े और वो इंसाफ जिसके लिए आप तरस रही हैं ज़ारा, वो इंसाफ आपको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम मिस थी। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह पीर को आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।